वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं हम, जिसमें हमने कुछ टॉपिक कवर भी किए थे और हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जहां पर हम देख रहे थे भारत में ब्रिटिश का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। तो इस क्रम में हमने मैसूर का पढ़ा था कि भारत का जो मैसूर वाला इलाका है, मैसूर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर ब्रिटिश ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अधिकार किया, कैसे विस्तार किया और कैसे मैसूर पर विजय प्राप्त की। और आंग्लो मैसूर युद्ध भी हुए थे, उनके बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने संधियों के बारे में पढ़ा। फिर टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हो गई थी, उसके बाद संधि हुई और फिर मैसूर अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया था। ये सारा कुछ हम देख चुके थे। अब अगला जो हमारा है वो है मराठा। तो मराठाओं से कैसे विजय प्राप्त की अंग्रेज़ों ने, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मुग़लों का पतन हुआ, मुग़लों का पतन हो चुका था और इसके बाद मराठा सत्ता में आए। इनको सत्ता में आने का अवसर मिल गया क्योंकि मराठाओं और मुग़लों का ही आपस में विरोध चलता था। ठीक है, तो जब मुग़लों का पतन हो गया तो मराठाओं को सत्ता में आने का अवसर मिला और देश का अधिकांश भाग इनके नियंत्रण में आ गया। वे संपूर्ण उत्तरी भारत पर शासन करने की सोच रहे थे, लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित हो गए और फिर स्थितियां बदल गईं। ठीक है, यहाँ पर आप देखती हैं अहमद शाह अब्दाली के साथ मराठाओं का युद्ध होता है। इन्होंने शक्ति पुनः प्राप्त की और एक दशक के अंदर ही एक मजबूत स्थिति फिर से हासिल कर ली। मराठाओं में बहुत सारे योद्धा थे, बहुत सारे मराठा ऐसे थे जो शक्ति से बहुत ही ज़्यादा परिपूर्ण थे और कहें कि इनकी शक्ति की अलग ही महिमा होती थी। अब इसमें कई सारे पेशवा भी थे जो बड़े महान थे, जैसे कि बाजीराव प्रथम। 1720 से 40 तक इनका समय रहता है और सभी पेशवाओं में सबसे महान थे। इन्होंने तेजी से फैल रही मराठा शक्ति को व्यवस्थित करने के लिए मराठा सरदारों के संघ की शुरुआत की। तो इन्होंने एक संघ बनाया जिसमें मराठा सरदार थे। कुछ प्रमुख मराठा परिवार यहाँ पर उदित होते हैं। अब ये सभी मराठा हैं और एग्जाम में सीधे यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, या तो आपको ये जोड़ी मिलान में दे देंगे और पूछेंगे कौन किससे संबंधित है, या अलग से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इनको याद कर लेना है। गायकवाड़ बड़ौदा के थे। ठीक है, आप अभी सरनेम के तौर पर देखते हैं, किसी के सरनेम में होलकर लगा होता है, किसी के में सिंधिया, ठीक है, किसी के में भोसले। तो ये उस समय परिवार उदित हुए थे, ये सभी मराठा परिवार थे। गायकवाड़, इनका उदय बड़ौदा में हुआ, भोसले नागपुर में, होलकर इंदौर में, सिंधिया ग्वालियर में और पेशवा पुणे में। ठीक है, आप अभी भी देखते हैं कि ग्वालियर, अगर आपने मध्य प्रदेश में है ग्वालियर और इंदौर दोनों ही, तो ग्वालियर में आपको सिंधिया वंश मिल जाएगा। ठीक है ना, और होलकर वंश आपको इंदौर में मिल जाएगा, भोसले आपको नागपुर में मिलेंगे, गायकवाड़ बड़ौदा में और पेशवा आपको पुणे में मिलेंगे। ठीक है, तो ये मराठा परिवार थे जो उस समय उदित हुए थे। इसके बाद पहला आंग्लो मराठा युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। माधवराव की मृत्यु के बाद उनके भाई नारायण राव ने उनका उत्तराधिकार ग्रहण किया, लेकिन नारायण राव, उनके चाचा रघुनाथ राव ने हत्या कर दी और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। अब पहले के समय में यही चलता था, सत्ता के मोह में, सत्ता के लिए लोग हत्या कर देते थे, अपने सगे भाई की, अपने पिता की, अपने भतीजे की। तो ये सब होता रहता था। तो यहाँ पर नारायण राव की हत्या कर देते हैं, उनके चाचा और रघुनाथ राव यहाँ पर बैठ जाते हैं और खुद को पेशवा घोषित कर देते हैं। फिर क्या होता है, नाना फडणवीस और 11 अन्य मंत्रियों, यहाँ पर एक मंत्रिमंडल टाइप का भी था जिसमें पेशवा रहते थे, सबका अपना अपना मंत्री पद होता था। इसको भी हम आगे देखेंगे। तो नाना फडणवीस और 11 अन्य मंत्रियों ने शिशु माधव राव द्वितीय, नारायण राव का जो पुत्र था, उसको पेशवा नियुक्त किया। अब यहाँ पर तो चाचा इनके बैठना चाह रहे थे रघुनाथ राव, क्योंकि इन्होंने हत्या ही इनकी की थी कि हम गद्दी पर बैठ जाएं। लेकिन जो मंत्री परिषद थी, जो मंत्री परिषद मतलब जो बनाई गई थी, जिसमें पेशवा होते थे और मंत्री होते थे, उन्होंने कहा कि नारायण राव के पुत्र को पेशवा नियुक्त किया जाएगा। उनका ये निर्णय था। तो रघुनाथ राव ने बॉम्बे में अंग्रेजों से मदद मांगी। अब यहीं से क्या है, युद्ध की शुरुआत होती है। ये तो थे भारतीय पेशवा थे, ये चले गए अंग्रेजों के पास मदद मांगने। अंग्रेजों को तो मौका मिल गया, उन्हें लगा कि हम इनकी मदद के बहाने एक हिस्सा हमारा हो जाएगा, क्योंकि जब ये अंग्रेजों के पास मदद मांगने गए तो अंग्रेज भी इनसे कुछ ना कुछ कहेंगे कि आप हमें यहाँ पर व्यापार करने के लिए जो है सुविधाएं दें आप हमें, और फिर सुविधाओं के बहाने विस्तार कर लेते थे, हड़प ही लेते थे वो पूरा हिस्सा। तो इनको
यहाँ पर क्या है मौका मिल गया। तो रघुनाथ राव गए अंग्रेजों के पास मदद मांगने और 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सूरत की संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। संधि के तहत रघुनाथ राव ने सालसेट और बेसिन के क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया और बदले में अंग्रेजों को रघुनाथ राव की मदद करना थी। अब यहाँ पर इनकी देखिए मूर्खता, इन्हें सिर्फ पेशवा का पद मिल रहा था, उसके बदले में इन्होंने क्षेत्र दे दिए। इन्होंने कहा आप आराम से व्यापार कीजिए। कलकत्ता प्रेसिडेंसी ने सूरत की संधि की निंदा की और नाना फड़नवीस के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया। और यहाँ पर नाना फड़नवीस जो थे, ठीक है, जो माधवराव के एक हिसाब से कह लें कि यहाँ पर माधवराव के जगह पर काम कर रहे थे। माधवराव तो बहुत ही छोटे थे, काम कर नहीं सकते थे, तो नाना फड़नवीस और 11 अन्य मंत्री ये मिलकर वहाँ का कामकाज देख रहे थे, कामकाज चला रहे थे वहाँ का, ठीक है, और इनके स्थान पर काम कर रहे थे। तो इन्होंने कर ली यहाँ पर एक और संधि, पुरंदर की संधि साइन कर ली कलकत्ता प्रेसिडेंसी के साथ, ठीक है। तो सूरत की संधि वहाँ रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ की, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के साथ यहाँ पर पुरंदर की संधि कर ली। पुरंदर की संधि में क्या था, तत्कालीन यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन और पेशवा ने नाना फड़नवीस के बीच संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें अंग्रेजों ने सवाई माधवराव को एक नए पेशवा के रूप में स्वीकार किया और मराठाओं और फ्रांसीसियों से दूर रहना था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या शर्त रख दी कि हम आपसे संधि कर रहे हैं, आपके यहाँ पर जो माधवराव हैं आप इनको पेशवा रखना चाहते हैं, आप रखिए, आप इनको पेशवा रखिए, कोई आप पर आपत्ति नहीं लगाएगा, कोई भी आपके पास लड़ाई करने नहीं आएगा, लेकिन आप फ्रांसीसियों से दूर रहना। तो मराठाओं को यहाँ पर कह दिया फ्रांसीसियों से दूर रहना। अब यहाँ पर क्यों, क्योंकि आप पहले देखेंगे मैसूर का युद्ध हुआ, तो मैसूर में जो मैसूर के थे टीपू सुल्तान थे, इनके फ्रांसीसियों से अच्छे संबंध थे, ठीक है। तो वहाँ पर अंग्रेजों का फ्रांसीसी से युद्ध चल रहा था और वहाँ पर वैश्विक स्तर पर तो इनकी अंग्रेजों से लड़ाई चल ही रही थी, फ्रांसीसी और अंग्रेजों की, जहाँ पर वो कर्नाटक की युद्ध हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने मराठाओं के सामने संधि रखी कि आप फ्रांसीसियों से दूर रहना, हम पेशवा के रूप में माधवराव को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई। इसके बाद 1777 में नाना फड़नवीस ने पश्चिमी तट पर फ्रांसीसियों को बंदरगाह प्रदान करके पुरंदर की संधि का उल्लंघन कर दिया। तो अब यहाँ पर इन्हें क्या कर दिया, संधि का उल्लंघन कर दिया, इन्होंने फ्रांसीसियों को बंदरगाह दे दिया। अंग्रेजी सेना ने पुणे की ओर एक बल भेजकर जवाबी कार्रवाई की। तो अंग्रेजी सेना तो गुस्सा हो ही जाएगी, ठीक है, जब कलकत्ता प्रेसिडेंसी के साथ आपने संधि की है और आपने संधि का फिर उल्लंघन कर दिया, तो फिर अंग्रेज हो गए गुस्सा। अंग्रेज ने जवाबी कार्रवाई की और भेज दी सेना। तो यहाँ पर फिर छिड़ गया युद्ध और पहला आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पर सामने आता है। मराठा बड़गांव में जीते। महदजी सिंधिया के नेतृत्व में इनकी जीत हुई। बड़गांव की संधि ने बॉम्बे सरकार को 1775 के बाद से अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहित सभी क्षेत्रों की त्यागने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। तो पहले युद्ध में तो ये लोग जीत जाते हैं, महदजी सिंधिया ने अच्छा खासा नेतृत्व किया। बाद में मराठा हार जाते हैं, ठीक है। फिर सालवाई की संधि होती है 1782 में। तो अंग्रेजों ने माधवराव को नए पेशवा के रूप में मान्यता दी। 1782 में सालवाई की संधि के बाद अंग्रेजों को बेसिन और सालसेट रखने की अनुमति दी गई। पेशवा को किसी भी यूरोपीय राष्ट्र का समर्थन नहीं करना था। पेशवा से ये कह दिया, माधवराव पेशवा को, अब तक थोड़ा पेशवा भी बड़े हो चुके थे, और इनको कह दिया कि आप किसी भी यूरोपीय राष्ट्र का समर्थन नहीं करेंगे, ठीक है। अब फ्रांसीसियों वगैरह के लिए इन्होंने मना कर दिया। मराठा ने मैसूर के खिलाफ अंग्रेजों की मदद करने के लिए भी सहमत हो गए कि मैसूर के खिलाफ ये अंग्रेजों की मदद भी करेंगे। और इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ, अगले 20 वर्षों तक यहाँ पर शांति होती है इस संधि के तौर पर। तो ये संधि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। पुरंदर की संधि कब हुई, सालवाई की संधि कब हुई, तो याद रखना है सूरत की संधि कब हुई। तीनों संधियों की डेट याद रखनी है। 1782 में सालवाई की संधि हुई, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, ठीक है, डेट सहित पूछ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने पहला आंग्ल मराठा युद्ध देखा। इसके बाद दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805 तक। इसमें क्या है, इसमें सभी मराठा प्रमुखों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अब इस समय क्या है, सहायक संधि हो रही थी, तो सभी मराठाओं ने कहा कि हम सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। पेशवा बाजीराव ने जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी, ठीक है, और इंदौर के शासक बने। जसवंत राव ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना पर हमला कर दिया और पराजित हो गए। अब ये मराठा आपस में लड़ने लगे, ठीक है। तो अभी पहले तो क्या था, पेशवा है
और सिंधिया है, ये सब मराठा परिवार थे, उदय हुए थे। अब यहाँ पर इनके बीच में आपस में युद्ध होने लगा। तो बाजीराव बेसीन भाग गए और उन्होंने 1802 में अंग्रेजों के साथ बेसीन की संधि कर ली। अब क्या होता था, जब एक ही दल के दो लोग लड़ जाएं तो एक कोई बड़ी शक्ति के पास जाएगा। बड़ी शक्ति उस समय उन्हें अंग्रेज दिख रही थी, तो वो अंग्रेजों के पास एक कोई चला जाता था मदद मांगने के लिए। अंग्रेजों के पास जैसे ही जाते थे तो वो युद्ध बन जाता था अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में। मतलब जो उस समय रह रहे, जैसे मराठा और अंग्रेजों का युद्ध हो गया, ठीक है, मैसूर और अंग्रेजों के बीच में आंग्ल मैसूर युद्ध छिड़ गए, तो ऐसा होता था। अब यहाँ पर अंग्रेजों के पास मदद के लिए चले गए बाजीराव, बेसीन भाग गए, अंग्रेजों से इन्होंने मदद मांगी। और अब मदद तो इन्हें ऐसे मिलेगी नहीं, अंग्रेजी सेना कुछ ना कुछ तो लेगी वापस। तो अंग्रेजी सेना ने क्या कर लिया, बेसीन की संधि कर ली। बेसीन की संधि में क्या हुआ, पेशवा सहमत हुए कंपनी से एक पैदल सेना 6000 सैनिकों की इनको प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ से इन्होंने, कंपनी ने मदद के तौर पर 6000 सैनिक भेज दिए ताकि इनकी मदद हो सके। पेशवा द्वारा सैन्य रखरखाव के लिए 26 लाख कंपनी को दिए जाएंगे। अब कंपनी ने क्या कह दिया कि आप हमें सैन्य रखरखाव के लिए कुछ ना कुछ मतलब मदद कीजिए। हमारा सैन्य रखरखाव कैसे होगा, पैसे तो लगेंगे। तो 26 लाख रुपए पर ये राजी हो गए और 6000 सैनिक इनको दे दिए गए। सूरत कंपनी को दे दिया गया, सूरत भी दे दिया इन्होंने। पहले तो बेसीन और सालसेट दिए थे, अब सूरत भी दे दिया। किसी अन्य यूरोपीय शक्ति के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, ऐसा वादा भी कर लिया। निजाम के प्रभुत्व पर चौथ के सभी दावों की छोड़ देना। तो ये सारी चीज़ें इनके समय में हुई। बेसीन की संधि होती है, यहाँ पर अंग्रेजों के पास मदद के लिए जाते हैं, सूरत भी इनको दे देते हैं। इसके अलावा 26 लाख रुपए भी दे दिए, ठीक है। इसके बाद आगे क्या होता है, मराठा प्रमुख ने पेशवा द्वारा हस्ताक्षरित एक अपमानजनक संधि को स्वीकार नहीं किया। मराठा के जो प्रमुख थे उस समय, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो पेशवा हैं इन्होंने तो संधि पर हस्ताक्षर कर लिया, पर हम ये संधि पर हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, लेकिन सारे प्रयास इनके निष्फल हो गए। भोसले की हार हो गई, देवगांव की संधि हुई 1803 में। सिंधिया भी हार गए, सुरजीजन गांव की संधि हो जाती है 1803 में। होलकर की हार हो गई और राजपुर घाट की संधि हो गई 1806 में। तो यहाँ पर ये लोग भी फिर हार जाते हैं। पेशवा के मामले में अंग्रेजों का कड़ा नियंत्रण हो जाता है और हस्तक्षेप भी वो करने लगते हैं। अब जब कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे तो विस्तार भी करेंगे। कंपनी इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग जगह कोठियाँ बना ली, सूरत में भी आ गए, व्यापार करने लगे, तो फिर हस्तक्षेप भी करेंगे, आपके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करेंगे और नियंत्रण भी करेंगे। तो यहाँ से क्या है, इनकी विस्तारवादी नीतियाँ सफल होने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध देखने को मिलता है 1817 से 1919 में। 1817 से 1819 2 साल चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों के द्वारा पिंडारियों को आश्रय दिया गया। और पिंडारियों का क्या है, पिंडारी एक हमलावर थे, हमला करते थे, ठीक है, और लूटपाट करते थे। और अंग्रेज क्या करने लगे, इनको आश्रय देने लगे और मराठाओं पर आरोप लगाया गया इसके लिए। फिर युद्ध हो गया, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 19 तक। अब इस युद्ध में क्या हुआ, पेशवा ने युद्ध की घोषणा की और बाद में भोसले और होलकर उनके साथ जुड़ गए। पेशवाओं के द्वारा तो यहाँ पर घोषणा कर दी गई कि हम युद्ध करेंगे अंग्रेजों से, हम अपने अधिकार लेंगे। भोसले ने कहा हम भी आपका साथ देंगे, होलकर ने कहा हम भी आपका साथ देंगे, ठीक है। ये लोग साथ देने के लिए तैयार हो गए। मराठा परिवार ही थे अलग अलग स्थानों पर, तो ये भी साथ दे रहे थे। पेशवा को हराया गया और उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया। और इसके बाद यहाँ पर सतारा का राज्य शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया गया। तो यहाँ पर पेशवा हार जाते हैं, ठीक है। तो फिर मराठाओं की यहाँ पर हार हो जाती है तृतीयांग मराठा युद्ध में, और ये क्षेत्र यहाँ पर जो है वो अंग्रेजों के पास चले जाते हैं। मराठाओं की पराजय के कारण अगर देखें तो कारण क्या थे, तो अयोग्य नेतृत्व था। अब कुछ छोटे छोटे पेशवा बना दिए गए, जैसे माधवराव बना दिए गए, छोटे थे, बच्चे थे, उनको तो कुछ समझ ही नहीं थी। और उनके जगह पर जो काम कर रहे थे उन्होंने सही से काम नहीं किया, किसी ने किया भी सही से काम, तो फिर कुछ नियंत्रण जो था, नेतृत्व जो था, सही नहीं था। मराठा की सैन्य कमजोरी भी रही, मराठा राज्य की प्रकृति भी रही, ढीली राजनीतिक व्यवस्था थी, अस्थिर आर्थिक नीति थी। उन्होंने कूटनीति की रणनीति की पूरी तरह से नहीं रखी थी, ठीक है। इनकी कूटनीतियाँ जो हैं, उसकी रणनीति, उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो उन्होंने अच्छे से नहीं की थी। इसके अलावा प्रगतिशील अंग्रेजी दृष्टिकोण, तो प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक इनका जो है था। तो ये सब इनके पराजय के कारण थे जिन्होंने मराठाओं को हराया। इसके बाद सिख के बारे में हम पढ़ेंगे कि सिखों से कैसे इन्होंने विजय हासिल की, कैसे इनके क्षेत्रों पर विस्तार किया।
तो यहाँ पर हमने मराठाओं के बारे में पढ़ा। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। और मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए, या फिर आप आरओ के लिए, या फिर आप बीईओ के लिए, या फिर आप बीडीओ के एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप यूपी SSSC के तहत होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।